हेलो स्टूडेंट्स, कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने जितना समझाया था उस हिसाब से आई होप आप लोगों ने कोशिश की होगी इसको करने की और कुछ ने कर भी लिया होगा। मैंने आपसे पूछा था मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक हेमिस्फेयर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो तरीके से पास हो रही हैं, एक तो इस तरीके से सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। आपको बताना था कि इन दोनों केसेस में कितना फ्लक्स पास होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई फ्लक्स तभी पास होता है जब उसमें से कोई चार्ज एनक्लोज हो, क्योंकि दोनों ही स्फेयर में हेमिस्फेयर में कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है। देयरफॉर जो फ्लक्स है वो तो जीरो होगा, टोटल फ्लक्स यानी कि नेट फ्लक्स जो है वो जीरो होगा। इसमें दो तरह की सरफेस है, एक तो है आपके पास बेस और एक है ये कर्वी सरफेस। ठीक है, एक तो बेस सरफेस है और एक कर्वी सरफेस है। तो दोनों से दो तरीके के फ्लक्स पास होंगे, फाई बी और फाई सी, और इनका टोटल क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि जो बेस से निकलेगा फ्लक्स वो मैग्नीट्यूड में कर्वी शेप से निकलने वाले फ्लक्स के इक्वल होगा और अपोजिट होगा। समझ में आ गई? तो आपको दोनों केसेस में फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये जो बेस है, ये जो आपको बेस सरफेस दिख रही है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, बाहर की तरफ। हमेशा जो डायरेक्शन ली जाती है सरफेस की ज्यादातर वो बाहर आउटवर्ड ली जाती है। वैसे तो अंदर भी हो सकती है पर बाहर की तरफ लेते हैं फॉर सर्कुलर, ठीक है, फॉर स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो इसमें जो बाहर की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितनी है, 90 डिग्री। तो हम निकाल सकते हैं फॉर बेस सरफेस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कौन कौन सा, फाई बी स्मॉल है, फाई बी कैसे निकालते हो भाई आप, ऐसे तो निकालते हो ई डी एस कॉस थीटा करते हो ना, है ना, ई डी एस कहते हो। हालांकि हमारे पास ई एस है, ई एस कॉस थीटा है ना, परपेंडिकुलर है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो फाई बी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर फाई बी जीरो है तो फाई सी भी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर फाई सी इज इक्वल टू जीरो बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहली वाली उसके लिए आपने निकाल लिया, पहली कंडीशन के लिए कि फाई बी की वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि इस सरफेस की जो डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। समझ में आ गई? नंबर 2 सेकेंड केस के लिए देखिए। सेकेंड केस में इसकी जो डायरेक्शन है वो है एन कैप नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की है आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो दोनों डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट। तो एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, फॉर this case n cap is anti-parallel to the anti-parallel, ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के, anti-parallel to E, that means थीटा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होगा तो फाई बी कितना होगा, ई एस कॉस थीटा करके निकालोगे आप। तो जो कॉस 180 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस ई -1 होती है। हम यहाँ पे बता देंगे कॉस 180 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू होती है -1। तो माइनस ई इंटू एस आ जाएगा। सरफेस कितना होगा भाई, ये जो बेस है इसका सरफेस सर्कुलर सरफेस ही तो होती है ये, और इसकी रेडियस स्मॉल आर है अगर, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, अगर आप स्मॉल आर ले रहे हो तो। और क्वेश्चन में तो कोई रेडियस दे नहीं रखी है, तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल आर दे देता तो कैपिटल आर लिख देते, पर हमने आर कंसिडर कर लिया तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब फाई बी इतना है तो फाई सी कितना होगा, फाई सी होगा माइनस ऑफ फाई बी, दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस ई पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस का हो जाएगा बाय इक्वेशन 1। ये देखो ना, फाई सी हमेशा फाई बी का अपोजिट होगा। अगर ये माइनस ई पाई आर स्क्वायर आया तो फाई सी प्लस ई पाई आर स्क्वायर आएगा। समझ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पूछा जा सकता है पेपर में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो ही होएगा। समझ में आ गई? ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, नया टॉपिक हमारा शुरू कर रहे हैं। एप्लीकेशंस मतलब गॉस लॉ पढ़ लिया हमने, उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें भी पढ़ ली हमने, उसको प्रूव भी कर दिया। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट कि कहाँ कहाँ काम आता है, इससे हम क्या क्या इसके बेनिफिट है, क्या क्या हम इससे और फिजिक्स की और नई नई चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका है नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के थ्रू हम
कई एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है आपका वो होगा आपका किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जो आपके टॉपिक हैं वो आपके कम से कम 5 एप्लीकेशन हैं इसके। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे 5। ठीक है, तो 5 हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से नई नई चीज़ें निकालेंगे। तो अपनी कमर कस लें भाई, 5 एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन आपका देखें कि फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना टू फाइंड, इसका पहला एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मतलब हमारे पास एक लाइन होगी, उस पर इनफाइनाइट लंबी लाइन होगी, उस पर जितना भी चार्ज होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये मेरे पास एक लाइन है, एक रॉड टाइप है। ठीक है, और ये कितनी लंबी है, इनफाइनाइट है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है वो, इसलिए इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं उनके नीचे से आप डैश डैश करते हुए दिखाएंगे ताकि वो शो करेगा कि लाइन आपकी कैसी है, इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात आपको। तो ये मेरे पास कोई ए बी, हालांकि हम नाम तो क्या दें क्योंकि इनफाइनाइट है, पर फिर भी मैंने इनफाइनाइट को मैंने बता दिया कि ए बी मेरे पास एक लाइन चार्ज है। समझ में आ गई। इस वायर का जो सेंटर पॉइंट है वो है ओ। ठीक है, और इसके 2 कॉर्नर्स मैंने कंसीडर कर लिए बीच में कहीं, वो है A1 और ये है B1। समझ में आ गई बात आपको। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु है P। ठीक है, जहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो ये इनफाइनाइट लाइन मैंने मानी, उस पर मैंने मान लिया कि कुछ चार्ज उस पर मैंने स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, इसकी पूरे की लेंथ जो है वो है स्मॉल l। ठीक है, पर हम लेंथ तो कैसे बताएं, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो लेंथ तो मत ही बताओ आप। ठीक है, अब देखो आप, इसके वायर के सेंटर पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु है P, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आ रही है। मैंने इसके 2 कॉर्नर्स कंसिडर कर लिए, A1 और B1। आप डायग्राम ध्यान से समझो, टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। A1 और B1 2 पॉइंट है, मतलब इस पूरे बड़े लेंथ में से कोई 2 बिंदु मैंने सेलेक्ट कर लिए अपने हिसाब से, A1 B1। समझ में आ गई। तो उन बिंदुओं पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, क्योंकि हमने चार्ज इस पूरी लाइन के ऊपर स्प्रेड किया हुआ है। लाइन चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी हुई है, तो हमें पता है कि किसी भी लाइन के ऊपर कुछ चार्ज जो है वो बराबर से स्प्रेड कर दिया जाता है। तो कहीं कोई बिंदु है 2, उन 2 बिंदुओं पर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ इस पॉइंट पर। तो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ। और इसको मैंने नाम दे दिया है ना, ये सेकंड चार्ज है तो B है ना, इसलिए मैंने इसको DE2 कह दिया, क्योंकि छोटा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा होगा। इसी तरीके से इसकी वजह से भी जो फील्ड होगा वो कहाँ होगा भाई, वो होगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो दोनों प्लस चार्ज हैं, और प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम जानते हैं कहाँ होता है, बाहर की तरफ। ये हो गया DE1। बात आ रही है समझ में। ये दोनों लाइंस हमने कंसिडर कर लिया, इस बिंदु P के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। ठीक है, इसको आगे बढ़ा लो आप, तो ये दोनों एंगल भी कितने होंगे, थीटा ही होंगे। बात आ रही है समझ में आपको। ठीक है, अच्छा, अब इसको ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट कर लिए, इनको आप कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करो। ठीक है, कैसे, ये जो DE1 है इसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना होगा और इस डायरेक्शन में कितना होगा,
सिमिलरली इस DE2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा और इस डायरेक्शन में कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो जो DE1 है उसका थीटा वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा भाई, वो होगा DE1 cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, DE1 sin थीटा। ठीक है, DE2 का थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, DE2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, DE2 sin थीटा। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना और ये सारी चीज समझ में आ रही है आपको। तो एक इनफाइनाइट लेंथ का मेरे पास चार्ज लाइन चार्ज है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसके कोई दो पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिए, ए और बी। ठीक है, उनसे पूरे वायर जो है उसका कोई सेंटर पॉइंट तो फिक्स होगा ना, भले ही वायर हमारा फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ का है, पर सेंटर पॉइंट तो हम कहीं पर भी मान सकते हैं। तो मैंने एक सेंटर पॉइंट मान लिया, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जहां मुझे फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई A1 की वजह से कोई अगर चार्ज A1 पर है, कोई छोटा चार्ज है DQ, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन सीधा बाहर की तरफ और इससे सीधा बाहर की तरफ। ठीक है, ये एंगल थीटा थीटा है, कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है उस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट आएगा कॉस, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा साइन। तो आप बता सकते हो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, भाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ये कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये डायरेक्शन में जो दो कंपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। देखो ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। कंसीडर एन इनफाइनाइट line charge according to diagram. ठीक है, a point P, capital P is placed at small r distance from the center, सेंटर तो मत कहो आप इसको क्योंकि इनफाइनाइट है ना, फ्रॉम द पॉइंट O। ठीक है, तो कोई बिंदु है O, उससे r डिस्टेंस पर कोई बिंदु है P। ठीक है, एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड due to this infinite line charge। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने जो दिखाया वो भी बता दिया, जो हमें करना है हमने वो भी बता दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें दिख रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन दिस डायरेक्शन, और वी कैन से दिस इज द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हम इसे जनरली एक्स ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम y component of electric field will cancel to each other, therefore net electric field will along x axis, और वो कैसे मिलेगा, by adding DE1 cos theta and DE2 cos theta। समझ में आ रही बात आपको? तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई कि ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है भाई, अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम गॉस लॉ यूज करते हैं तो हम
जहाँ भी हम चार्ज एनक्लोज है उसके चारों तरफ हम एक गॉसियन सरफेस मानते हैं। हमने कहा था कि गॉसियन सरफेस एक काल्पनिक सरफेस होती है या इमेजिनरी सरफेस होती है। तो हम ये जो हमारा लाइन चार्ज है इस पूरे को एनक्लोज करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान करके चलेंगे। समझ में आ रही है? और किस तरीके से सिलेंड्रिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा, आई विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। समझ में आ गई? तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इतना आप करके रखना इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।